हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 9-3 वीरेश और चंद्रिका उस पहाड़ी की तरफ ही बढ़ रहे हैं जहां से वीरेश को वो आवाज आई थी, और चंद्रिका भी इस वक्त कैसे भी करके अभी राजकुमार तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा तक पहुंचने के लिए उसे पता है राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली, सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। और वसुंधरा को बोलो इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बीच को वो राजकुमार समर को खोना नहीं चाहती। चंद्रिका बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि अपनी ही गलती और बेवकूफ़ी की वजह से वो एक ऐसे सफर पर निकल चुकी है जहां पर आगे क्या होगा और उसे क्या करना है, ये सब कुछ उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। अब तक जंगल में लगातार आगे बढ़ते चलते और इधर से उधर भागते हुए चंद्रिका की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी राजकुमार और वसुंधरा को ढूंढने के आगे वो खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। आखिर वो सोच भी कैसे सकती है, जबकि वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मानती है और उसने ये ठान लिया है कि चाहे इसमें उसकी जान भी चली जाए, लेकिन वसुंधरा को वो कुछ नहीं होने देगी। और अब तो समर भी उसकी वजह से ही गायब हो चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पछतावे में है। ये कैसी जगह है, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। शायद मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, ये आसपास चारों तरफ। आगे बढ़ते हुए चंद्रिका ने एक जगह पर रुकते हुए कहा, और वो उन दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक संकरा सा रास्ता था। उसके सामने पहुंचकर चंद्रिका एक जगह पर रुक गई। वीरेश पहले ही उसके आगे चल रहा था, तो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब अपनी जगह पर रुककर चंद्रिका ने ये बात बोली, तब वीरेश भी वहां पर रुक गया और पीछे मुड़कर उसने चंद्रिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मुझे पहले ही समझ आ रहा है, ये सब जरूर शैतानी शक्तियों का ही काम है, और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह की शक्तियाँ रहती हैं। ये पूरा जंगल ही उस तरह की शैतानी शक्तियों से घिरा हुआ है, और यहाँ आने का फैसला हमारा अपना है, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार होकर यहाँ पर आना चाहिए था। अब हम पीछे नहीं हट सकते। हाँ, मैं भी पीछे नहीं रही, लेकिन वो लोग, मेरा मतलब है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमार यहाँ पर है? आखिर राजकुमार यहाँ पर क्या करने आएंगे? या फिर उन शैतानों ने राजकुमार को कैद कर लिया है क्या? थोड़ा सा सोचते हुए चंद्रिका ने वीरेश की तरफ देखकर सवाल किया, तो वीरेश ने कहा, मुझे क्या पता इन सब के बारे में, तुम तो मुझसे ऐसे सवाल करती हो जैसे कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ हो। वीरेश की बात सुनकर चंद्रिका ने आगे उससे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ रही है कि वीरेश इन सारी बातों पर चढ़ रहा है, और जो कि कहीं न कहीं सही भी है। इतने टाइम से वो लोग जिनकी तलाश में निकले हैं, वसुंधरा, उसका तो उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। उल्टा साथ आए हुए समर को भी उन लोगों ने खो दिया है। वो दोनों वहां से अंदर पहुंचे, ना चाहते हुए भी चंद्रिका भी वीरेश के पीछे पीछे ही आई, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसने वीरेश के कंधे पर हाथ रखा और उसके एकदम नजदीक होकर चलने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहां उस पर नजर रखे हुए हैं, या फिर उन दोनों के पीछे ही आ रहा है। बार बार चंद्रिका को ऐसा लग रहा है, लेकिन उसे पतले से रास्ते से अंदर आते हुए चंद्रिका ने जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखा, तो वहां उसे अपने अलावा कोई भी नजर नहीं आया, यहां तक कि अपनी परछाई भी नहीं। उस जगह पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि किसी की भी परछाई वहां पर नहीं दिख रही। उस जगह से वो लोग थोड़ा अंदर आए, तो अब तक वीरेश को उस जगह पर अब तक कुछ अलग तरह की शैतानी शक्तियों के होने का एहसास हो रहा था। अब उसको वहां पर किसी इंसान के होने का एहसास भी होने लगा, और वो समझ गया कि कहीं ना कहीं वो एकदम सही जगह पर आया है और समर यहाँ पर ही है। चलो, हम सही रास्ते पर हैं, मुझे यहाँ पर समर के होने का एहसास हो रहा है। चंद्रिका के धीरे धीरे चलने पर वीरेश ने उसे बताया, और उसकी बात सुनकर चंद्रिका की आंखों में भी उम्मीद की चमक नजर आने लगी, और उसने कहा, क्या सच में राजकुमारी यहाँ पर है? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है, यहाँ पर कोई ना कोई मनुष्य तो है। हो सकता है वो राजकुमार समर ही हो, क्योंकि वो मदद के लिए किसी न किसी को आवाज भी लग रहा है। बस हमें ये देखना है कि आखिर कौन लोग उन्हें यहाँ लाए हैं। वीरेश ने इतना बोला, लेकिन अब उसकी आवाज पहले से काफी धीमी है, और इतनी धीमी कि उसके साथ चल रही सिर्फ चंद्रिका ही उसकी वो आवाज सुन पाए, उसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि वीरेश को एहसास हो गया काफी सारी नकारात्मक शक्तियां वहां पर हैं, जिन्हें उन दोनों का यहां पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए अब वो पहले से भी ज्यादा सतर्क है, और उसने खुद भी चंद्रिका का हाथ पकड़ लिया।
चंद्रिका को तो पहले ही डर लग रहा है, इसलिए उसने उसे मना नहीं किया और जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े, उन दोनों को सामने एक बहुत ही बड़ी सी जगह नजर आई, जो अब पहले की तरह पतली सी गली जैसी नहीं थी। वो एकदम खुली हुई फैली जगह थी, लेकिन फिर भी ऊपर आसमान नजर नहीं आ रहा था और अजीब से दिखने वाले पेड़ पौधे थे, जिनकी पत्तियां बहुत ही गहरे हरे रंग की या काली थी और वो काफी दूर दूर थे। अपने सामने का वो नज़ारा देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं और आगे बढ़ते हुए उन दोनों का ध्यान भी इधर उधर हो गया और तभी एकदम से उन दोनों को अपने सामने एक नीले रंग की रोशनी से बना हुआ जाल नजर आया और वीरेश चंद्रिका से आगे था, इसलिए वो उस रोशनी के नजदीक जाकर उससे टकराने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपनी जगह पर रुक गया क्योंकि वो समझ गया था कि जो कोई भी समर को यहाँ पर लेकर आया है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी बना हुआ लग रहा था वो सब किसी का ठिकाना लग रहा था। और जहां तक वीरेश को समझ आ रहा था वो चुड़ैलों का ठिकाना था, जो कि इसी तरह से बना हुआ होता है। वीरेश में इस बारे में सुन रखा है, लेकिन अपनी आंखों से देखा आज पहली बार है। कौन हो तुम दोनों? वहां पर ही रुक जाओ, नहीं तो हमें तो बहुत खुशी होगी इंसानों के मांस की दावत करने में। ही। एक बहुत ही ज्यादा कानों में चुभने वाली हंसी चंद्रिका और वीरेश दोनों के कानों में पड़ी और वो आवाज सुनकर चंद्रिका एकदम ही सहम गई और उसके कदम अपनी जगह से पीछे हो गए, जबकि वीरेश इधर उधर देखकर ये समझने की कोशिश करने लगा कि जब उसे कोई नजर नहीं आ रहा है तो फिर ये आवाज किसकी है और किस तरफ से आ रही है। वीरेश, चंद्रिका, कहाँ हो तुम दोनों? बचाओ हमें इन चुड़ैलों के चंगुल से। देखो ये लोग मेरे साथ क्या कर रही हैं। उस चुभती हुई भयानक हंसी के साथ ही उन दोनों के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज भी पड़ी और वो आवाज और किसी की नहीं, समर की है, जिसकी चंद्रिका और वीरेश दोनों ही बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। समर की आवाज सुनकर वो दोनों ही उस दिशा में देखने लगे जहां से ये आवाज आ रही थी। इसके अलावा जो पहले आवाज थी उसके बारे में वीरेश ने इतना नहीं सोचा और ना ही उसे डरा, लेकिन चंद्रिका उसे आवाज और जो कुछ भी उसे आवाज ने कहा उससे काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई लग रही है। वीरेश ने धीरे से चंद्रिका के कान में कहा, चंद्रिका, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसी आवाजों पर ध्यान मत देना और बहुत सारी काली शक्तियां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी और हम पर हमला भी करेंगे, लेकिन मैं हम दोनों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता हूं जिसे कोई भी इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ सकता और हम पर कुछ भी असर नहीं होगा। वीरेश ने चंद्रिका को समझाया तो उसकी बात चंद्रिका ने भी चुपचाप मान ली, क्योंकि फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और उसे पता है वीरेश हमेशा ही उसकी रक्षा करेगा। कहीं ना कहीं अब तक वो वीरेश पर तो विश्वास करने लगी है, इसलिए उस शैतानी हंसी वाली आवाज को एकदम अनसुना करके वो दोनों आगे की तरफ बढ़े। चंद्रिका वीरेश के एकदम नजदीक चल रही है और उसने वीरेश के बाजू पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ा हुआ है, क्योंकि उस जगह पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। उनके आगे बढ़ते ही समर की आवाज और तेज होती गई, इस तरह से जैसे कि वो दोनों उसके एकदम नजदीक पहुंच गए और तभी उन्हें वहां पर एक साथ 4-5 औरतें नजर आईं, लेकिन वो सब एक गोल घेरा बनाकर खड़ी थी और एक दूसरे से थोड़ा दूर थी, लेकिन इस तरह से खड़ी हुई थी जैसे कि वो सब किसी को घेर कर खड़ी हो और उनके बीच में कोई है, कोई चीज या कोई इंसान। लेकिन वीरेश को समर की आवाज भी उस तरफ से ही आ रही है। उन औरतों ने एकदम अजीब से पारंपरिक कपड़े पहने हुए हैं और जब वीरेश ने ध्यान से देखा तो उनमें से किसी के भी पैर जमीन पर नहीं थे, सब की सब हवा में उठी हुई थी, जिससे कि वीरेश समझ गया कि ये सब चुड़ैलें हैं। लेकिन चंद्रिका को इतना सब समझ नहीं आया। उसने इस बात पर ध्यान भी दिया, लेकिन सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मिलकर किसी उत्सव की तैयारी में लगी है या फिर ऐसा ही कुछ। वहां आसपास काफी सारे बड़े बड़े पीतल के थाल और बर्तन रखे हुए थे। इसके अलावा वो लोग अपनी भाषा में कुछ गा रही थी या शायद बोल रही थी। चंद्रिका को ठीक से सब समझ नहीं आया, लेकिन किसी न किसी चीज की तैयारी तो वहां पर चल रही, इतना तो वो समझ गई है। तभी उनमें से एक लड़की तुरंत ही पीछे घूमी और सामने खड़े हुए चंद्रिका वीरेश की तरफ देखते हुए बोली, हमारी चेतावनी को अनदेखा करके तुम खुद यहाँ तक आए हो। ठीक है, लगता है तुम दोनों को अपनी जान की फिक्र नहीं है, तो फिर मरो। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ सामने की तरफ करते हुए घुमाए और उन पर हमला किया और उसके हाथों से एक बिल्कुल वैसी ही चमकदार नीली रोशनी निकली जैसे कि उसे जगह से अंदर आते वक्त उनके सामने आई थी, और वो रोशनी चंद्रिका और वीरेश की तरफ ही बढ़ी। चंद्रिका ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली,
लेकिन वीरेश को अपने सुरक्षा घेरे पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। और जैसा कि उसे पता था, उसके सुरक्षा घेरे से लगते ही उसकी ताकत पूरी तरह से बेअसर हो गई और इस बात से वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा किलस गई। कौन है चुड़ैलों की रानी श्वेतलाना और क्यों कर रही है वो समर से शादी? इसके पीछे क्या उसका कोई शैतानी मकसद है या फिर उसे समर पसंद आ गया है? और क्या वीरेश और चंद्रिका मिलकर उसे बचा पाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियां बेअसर कैसे हो सकती हैं, वो भी इन मामूली इंसानों पर? इतना बोलते हुए वो गुस्से में उन दोनों की तरफ और आगे बढ़ी। चंद्रिका ने वीरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने नाखून वो वीरेश के हथेलियों पर लगभग धंसाने लगी थी, डर की वजह से। और उसने अपनी आंखें भी आधी से ज्यादा बंद की हुई है, लेकिन उस चुड़ैल को अपनी तरफ आते देख उसे घबराहट हो रही है। वो पीछे की तरफ जाना चाहती है, लेकिन वीरेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए अपने करीब ही रोका हुआ है। नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी चंद्रिका। वीरेश ने उसे समझाने वाले अंदाज में इतना बोला और फिर सामने की तरफ देखा तो उसे चुड़ैल के पीछे, जहां पर काफी सारी चुड़ैल घेरा बनाकर खड़ी थी, उनके बीच उन्हें एक झलक किसी आदमी की नजर आई और वो पूरी तरह से लाल रंग के अजीब से चिपचिपे द्रव्य में लिपटा हुआ लग रहा था। उसके ऊपरी शरीर पर कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे और वो सारी औरतें अपने हाथ में वही लाल रंग का द्रव्य लेकर उसके पूरे शरीर पर मल रही हैं और आधे से ज्यादा तो उसके चेहरे पर भी, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो लगातार अपनी गर्दन ना में हिलाता जा रहा है। वो काफी डरा हुआ लग रहा है। उसका वो डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। जैसे ही वीरेश ने गौर से उस तरफ देखा, वो समझ गया कि वो आदमी और कोई नहीं, राजकुमार समर है। लेकिन वो चुड़ैल उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये बात उसे समझ नहीं आई। वो तुरंत ही वहां से आगे बढ़ा और वो चुड़ैल जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, वो वीरेश के रास्ते में आई तो वीरेश ने तुरंत ही उस पर हमला किया, जिससे कि वो चुड़ैल बेहोश होकर उसके सामने ही गिर गई। और उसे अनदेखा करते हुए वीरेश चंद्रिका के साथ सीधा समर की तरफ ही बढ़ा। अभी कुछ देर पहले जो मदद के लिए चिल्लाती हुई आवाज वीरेश ने सुनी थी, वो उस तरफ ही बढ़ने लगा। राजकुमार समर, आप यहाँ कैसे पहुंचे? अपनी बात को पक्का करने के लिए जानबूझकर वीरेश ने राजकुमार का नाम लेते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर ये बात बोली। और जैसे ही राजकुमार ने अपना नाम सुना, वो भी जानी पहचानी सी आवाज में, तो उसने तुरंत ही उस तरफ देखा और वीरेश चंद्रिका को देखकर राजकुमार को बहुत ही राहत महसूस हुई और उसे अब ऐसा लगा जैसे कि वो अब शायद यहाँ से बचकर निकल पाए इन चुड़ैलों के जाल से, जहां पर वो बदकिस्मती से फंस गया। वीरेश, चंद्रिका, बचाओ बचाओ हमें इन चुड़ैलों से। ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या कर रही हैं और क्या करने वाली हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। देखो, अपने पूरे शरीर की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों से कहा और वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से वीरेश की तरफ देख रहा है। लेकिन अभी राजकुमार की बात का जवाब देती हुई एक चुड़ैल ने कहा, आप तो बहुत ही जल्द हमारे सरताज बनने वाले हैं। आखिर हमारी चुड़ैलों की रानी श्वेतलाना का दिल जो आप पर आ गया है, पता है, वो भी इसी तरह इंसानी खून में नहाकर आपके लिए तैयार हो रही है और तभी तो उसका शरीर दमकेगा। वैसे तो वो पहले ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो शादी के लिए तैयार होकर आएगी ना, तब आप उसे देखते रह जाएंगे और खुद उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जो हमारी रानी श्वेतलाना के रूप पर मोहित ना हुआ हो। नहीं नहीं, मुझे किसी भी चुड़ैल से कोई शादी नहीं करनी, चाहे वो जितनी भी सुंदर क्यों ना हो। समर ने तुरंत ही मना करते हुए कहा तो उसकी इस बात पर उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो रानी श्वेतलाना की खास सेविका थी। उसने गुस्से में लाल आंखें करते हुए समर की तरफ देखा और अपने काले लंबे नाखूनों वाला हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी गर्दन पकड़ने से पहले ही उसने अपना हाथ रोक लिया। अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए वो समर को घूर कर देखने लगी और फिर अपने दांत पीस कर बोली, अगर आप हमारे होने वाले सरताज न होते तो आपकी इस गुस्ताखी की सजा मैं आपको यहीं देती। हमारी रानी श्वेतलाना के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं। लेकिन हमारी रानी सा ने खुद ही हम सबको ये कहा है कि आपको एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, तो हम बस उनके हुक्म का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि आप भी इज्जत से उनका नाम लें।
एकदम धमकी भरे अंदाज में उस चुड़ैल ने समर से ये बात कही तो उसका ऐसा डरावना रूप देखकर समर एकदम अंदर तक सहम गया और मन ही मन भगवान से अपनी जान के लिए प्रार्थना करने लगा। और अपने सामने खड़ी उसे चुड़ैल का इतना भयानक रूप देखकर तो उसका गला भी सूख गया। उसने गले में फंसा हुआ थूक निगलकर गला गीला किया और उस चुड़ैल की तरफ देखकर सिर्फ अपनी पलकें झपकाई और समर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आखिरी उम्मीद अब वीरेश और चंद्रिका ही हैं। अगर वो दोनों वहां पर उनके बीच आते हैं और समर को बचाते हैं तो ही वो वहां से बच सकता है। इसके अलावा समर ने भी वहां से निकलने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वो उन सब के बीच बहुत लाचार महसूस कर रहा है और वो लोग उसे उसकी जगह से हिलने तक नहीं दे रही। इसके अलावा शैतानी शादी की रस्मों के नाम पर पता नहीं क्या क्या उसके साथ कर रही हैं। ये सब कुछ सोचते हुए समर एकदम हताश हो गया था, लेकिन तभी उसे सामने से अपनी तरफ आते हुए वीरेश और चंद्रिका नजर आए। उस एक चुड़ैल के इस तरह से बेहोश मने पर भी बाकी सारी चुड़ैलों का ध्यान उसकी तरफ नहीं हुआ और बोलो कभी भी पहले की तरह अपने अपने काम में लगी हैं और राजकुमार उनसे अपना हाथ पैर सब छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। छोड़ दो राजकुमार समर को। उसी जगह पर वीरेश की बहुत ही तेज आवाज गूंजी और उसकी आवाज सुनकर वो सारी औरतें जो राजकुमार समर के शरीर पर कुछ मल रही थीं वो एकदम ही रुक गईं, क्योंकि अब तक उन्हें लगा था कि जो कोई भी वहां पर आया है वो सिर्फ एक मामूली इंसान है जिसके लिए उनमें से एक चुड़ैल भी भारी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से उसने उसे चुड़ैल को अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया और बाकियों को भी चेतावनी दे रहा है, वो सभी रुक गईं और मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगी। वीरेश थोड़े गुस्से में उन सब की तरफ ही बढ़ रहा था। उन 5 चुड़ैलों में से एक जो बीच में खड़ी थी और वो रानी की खास सेविका चुड़ैल है, उसने बीच में आते हुए कहा, हम यहाँ पर तुम्हारा आदेश मानने नहीं बैठे हैं जो तुम्हारे बोलने पर अपने सरताज को छोड़ देंगे, और तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम खुद करने के लिए यहाँ पर आए हो। और छोड़ दो वहाँ, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं तो इस तरह उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। वीरेश ने इस तरह से आगे आते हुए उस चुड़ैल की बात का जवाब दिया और उसकी आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे पता है अपनी शक्तियों के बल पर वो उन चुड़ैलों का भी सामना कर सकता है। वीरेश को इस बात का पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता है वो वहां पर आ गया है और इतनी मुश्किलों के बाद राजकुमार को भी उसने ढूंढ लिया है, तो अब वो कैसे भी करके उसे अपने साथ वहां से बचा कर ले जाएगा। चंद्रिका ने उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ किया और बोली, क्या कर रहे हो तुम? क्यों उन चुड़ैलों को गुस्सा दिला रहे हो? जो भी करना है शांति से करो। इस तरह सामने से लड़ाई करोगे तो बाद में हम पर ही भारी पड़ेगा। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, मुझे खुद गुस्सा आ रहा है इन पर। और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या इन चुड़ैलों पर? किस तरह से इन सब ने राजकुमार को देखो पकड़ कर रखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं उसके साथ। और वो तो तुम्हारा भाई है, लेकिन फिर भी तुम खुद डर रही हो इनका सामना करने से। इस तरह बचाओगी तुम वसुंधरा की जान? वीरेश को गुस्सा तो उन चुड़ैलों पर आ रहा था, लेकिन चंद्रिका ने उसे ऐसा बेवकूफी भरा सवाल किया तो उसका सारा गुस्सा बेवजह ही चंद्रिका पर निकल गया। इन सब में चंद्रिका की भी गलती नहीं है, उसने ये सब कुछ ऐसा कभी भी नहीं देखा है। पूरी जिंदगी वो राजमहल के अंदर रही है, बहुत कम ही वो महल से बाहर आई थी, और जब आती भी थी तो पूरी सुरक्षा के साथ। उसके सामने की सारी चीजें नहीं आती थी। उसके लिए ये काली शक्तियां, चुड़ैल, पिशाचिनी देखना कोई आम बात नहीं है। वो इन सारी चीजों से घबरा जाती है, फिर भी हिम्मत करके वो यहाँ जंगल में इस सफर पर निकली है। वीरेश की बातें सुनकर चंद्रिका को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि उसे डर भी लग रहा है और साथ ही उसे ये भी नहीं पता है कि क्या करना। और उसे लगता है अगर वो तो बस एक मामूली इंसान है, अगर वो किसी भी चुड़ैल या बुरी शक्ति से मुकाबला करने के लिए जाएगी वो उनके सामने एक भी मिनट नहीं टिक पाएगी, और वीरेश को वो ये बात नहीं समझा पा रही है। वीरेश इस तरह गुस्से में वहां से आगे बढ़ा और उसने एक झटके में उन सारी चुड़ैलों पर हमला किया, लेकिन तभी वो बीच में खड़ी चुड़ैल उसने वीरेश का बार रोक लिया। वो काफी शक्तिशाली और अनुभवी लग रही थी, उसकी उम्र भी बाकी चुड़ैलों से ज्यादा होगी, लेकिन देखने में वो सभी एकदम खूबसूरत 20 से 30 साल के उम्र की औरतें लग रही थी। और जिस तरह के कपड़े उन सब ने पहने हुए थे वो भी गांव की औरतों की ही पोशाक होती है, जिससे कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। वीरेश भले ही अकेला है, लेकिन फिर भी राजकुमार को बचाने की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा।
उसने दोबारा से बाहर किया, लेकिन इस बार उन 4-5 जितनी भी चुड़ैलें वहां पर थी, उन सब ने मिलकर उन पर हमला किया। वीरेश उनके हमले का जवाब दे पाता उससे पहले ही एक बड़ा सा नीले रंग का चमकदार गोला उसके सुरक्षा घेरे पर आकर लगा और एक झटके से उसकी सुरक्षा घेरा टूट गया और वीरेश तुरंत ही चंद्रिका के सामने आ गया और चंद्रिका की तरह मुंह घुमाते हुए उसने पूरी तरह से चंद्रिका को ढक लिया। इस बीच समर वहां पर अकेला था। चुड़ैलों का ध्यान जैसे ही वीरेश की तरफ हुआ, समर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और वहां से किनारे पर गया और इधर-उधर वो अपने कपड़े ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा हुआ उसे अपना कपड़ा मिल गया और उसने तुरंत ही उसे पहन लिया और वो अपने शरीर से वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जो वो उसके शरीर पर मल रही थी। उससे बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। वो लाल रंग का था तो समर को वो खून जैसा ही लग रहा था, लेकिन समर ने वो छुड़ाने की कोशिश की तो वो उसके शरीर से नहीं छूटा। इसलिए समर ने वैसे ही अपने कपड़ों को पहन लिया और चेहरे पर लगा हुआ खून छुड़ाने की कोशिश करने लगा। क्रमशः क्या श्वेतलाना समर से शादी करने में कामयाब हो जाएगी और क्यों कर रही है वो ऐसा? क्या सच में समर उसे इतना पसंद आ गया है या फिर इसके पीछे उसका कोई और भी छिपा हुआ मकसद है? और क्या वीरेश चंद्रिका मिलकर बचा पाएंगे खुद को और राजकुमार को? सब पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। जब तक के पढ़कर कहानी पर कमेंट जरूर करिए।